हमारा इम्पॉर्टेंट characteristics of gravitational force. In this first point, gravitational force, it depends, directly proportional to product of masses that is F proportional to m1 into m2. Second, it follows inverse square law, that is force is inversely proportional to the square of distance. Third, it is independent of surrounding medium and other factors like temperature, pressure, humidity, etc. दैट मीन्स जो दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स निकल के आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमेशा सेम ही आएगा, नो मैटर हम उसे स्पेस में निकालें या पानी के अंदर निकालें या हवा में निकालें या किसी भी मेटल के अंदर निकालें, हाई टेम्परेचर पर निकालें, लो टेम्परेचर पर निकालें, हाई प्रेशर पर, लो प्रेशर पर, इट डजेंट मैटर. दोनों बॉडीज़ के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट विल हैव ऑब्वियसली ऑलवेज सेम वैल्यू. फोर्थ, it is independent of the presence or absence of other bodies. फिफ्थ या फिर फोर्थ पॉइंट का मीनिंग है कि दो बॉडीज़ अगर हमने ली, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हम चेक कर रहे हैं, तो उनके आसपास और कोई बॉडी प्रेजेंट है या नहीं है, उस फैक्ट से उन दोनों बॉडीज़ के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इफेक्ट नहीं होगा. फिफ्थ, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड साइज ऑफ बॉडीज़. Till their masses remain same, and distance between them is fixed. Full stop. Sixth, gravitational force, these are in central forces. सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, मैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में ये डिफाइन कर चुका हूँ इन द टॉपिक टाइप्स ऑफ फोर्सेस. बेसिक मीनिंग इसका ये है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं तो उन दोनों बॉडीज़ के को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उस लाइन के अलॉन्ग ही हमेशा ये फोर्स काम करेगा, यानी ये फोर्स इस टाइप से इस डायरेक्शन वर्क करेगा. कभी भी ये किसी एंगल पर, उस लाइन के किसी एंगल पर काम नहीं करेगा. तो जो फोर्सेस ऐसे बिहेव करते हैं उनको हम सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं. सेवेंथ पॉइंट इज it is a conservative force. कंजर्वेटिव फोर्स भी मैंने उसी टॉपिक में डिफाइन किया था. कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस द वर्क डन बिकॉज ऑफ विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पाथ. तो पाथ पर डिपेंड नहीं करता इनका वर्क डन. जिन फोर्सेस का, उनको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं. ग्रेविटेशन फोर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट टाइप ऑफ फोर्स. और जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनके लिए हम पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं. तो जहाँ पे भी पोटेंशियल का कंसेप्ट आता है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आता है. जैसे एग्जांपल के लिए इस चैप्टर में ग्रेविटेशन के लिए पोटेंशियल आएगा, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पोटेंशियल आता है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स. नेक्स्ट, इट इज़ अ फंडामेंटल फोर्स इन यूनिवर्स. फंडामेंटल फोर्स इन यूनिवर्स
तो 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं अभी तक की हमारी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से यूनिवर्स में, एंड ग्रेविटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेज. ऑल्सो इट इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स. लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स दैट मीन्स एक बॉडी की वजह से जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो दूसरी बॉडी चाहे कितनी भी दूर हो उस पर काम करेगा. ऑब्वियसली उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ बहुत ड्रास्टिकली कम होती जाएगी, लेकिन ज़ीरो कभी नहीं होगी. यानी यूनिवर्स के एक कॉर्नर में जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिवर्स के दूसरे कॉर्नर पर जो ऑब्जेक्ट है उस पर भी फोर्स लगाती है ग्रेविटेशन फोर्स. उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल होती है बट इट इज़ नन द लेस प्रेजेंट देयर. एंड इट इज़ the weakest of fundamental forces. Weakest of fundamental forces. It is about 10 to the power minus 38 times of strong nuclear force. तो जो भी चार हमारे पास जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उन सब में ये सबसे वीकेस्ट है. वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटी, EM फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. उन सब में ये सबसे वीक फोर्स है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट. कैवेंडिश ने एक एक्सपेरिमेंट किया था टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी. तो वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हमें देखना है. कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट फॉर द determination of gravitational constant. Okay, it is quite a simple experiment. In this we have a fixed ceiling by which a thread is hanging, and this thread is connected to a rod, very light rod, and on this rod, on the ends of the rod there are two identical masses are connected, very small size masses are connected, m1 and दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का मास सेम है. सपोज दोनों का मास स्मॉल m है. And two other masses, quite large masses, are then placed at same distance on the opposite sides, and these two masses are also identical to each other. Let's say the mass is capital M. दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम रखी जाती है. ये सपोज डिस्टेंस है d, and the length of rod is suppose L. Okay, so due to gravitation ये लेफ़्ट साइड वाला मास इसको लेफ़्ट साइड की तरफ रोटेट कराने की कोशिश करेगा, राइट साइड वाला मास उसे अपनी तरफ खींचेगा. तो जिसकी वजह से ये जो रॉड है ये टॉर्क फील करेगी और रोटेट करेगी. कुछ एंगल इसका रोटेट होगा. उस एंगल को हम मेज़र करके यहाँ से जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. इसका जो वर्किंग है बस यही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लिख देता हूँ उसे वर्किंग को. कंस्ट्रक्शन स्लैश वर्किंग. ओके, सो पॉइंट्स में मैं इसको मेंशन कर देता हूँ. फर्स्ट पॉइंट, this was the first experiment for the determination for value of G done by Henry Cavendish in England in 1798. Second point, we have two small identical balls of mass small m connected to the ends of a rigid rod that is hanged by a string from its midpoint
from its midpoint to a fixed ceiling. Third point, and two large other identical balls of mass capital M are fixed at equal distances and on opposite side from the small masses. Because of this, because of gravitational force between these two balls, the rod rotates along with the string, covering some angular displacement, let's say theta. So the torque will be applied on the rod, and for any string, if it is rotating by some angle theta, then for that string we know that the torque is proportional to the angular displacement, and the constant here, proportionality constant here, is c is known as torsional constant. It is constant for every given string. तो हमें जो स्ट्रिंग दी हुई है उसका टॉर्जनल कांस्टेंट पता है, तो यहाँ से हम उसके टॉर्क को निकाल सकते हैं और थीटा हम मेज़र कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट से, तो हमें टॉर्क पता चल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉर्क इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स. यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस लेंथ है रॉड की, एंड द फोर्स इज़ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर. दोनों के बीच की डिस्टेंस डी स्क्वायर. तो ये टॉर्क हो जाएगा. Now we can equate both of these equations. From here we get c theta equals to L g capital M small m upon d square. From here g is equals to c theta d square upon capital M small m into L. Now यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है. हमने जो मासेस लिए हैं वो पता है, जो रॉड की लेंथ है वो हमें पता है, टॉर्जनल कांस्टेंट गिवन स्ट्रिंग का पता है, थीटा हम मेज़र कर सकते हैं, एंड सेपरेशन बोथ बॉल्स का वो भी हमें नोन है. तो ये सारी वैल्यूज़ प्लेस करके हम यहाँ से ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाल सकते हैं. तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो वैल्यू आई थी वो एक्यूरेट नहीं थी. अभी हमें एक्यूरेट वैल्यू पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की. इट इज़ 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ओके, सो दिस वॉज द experiment to determine the value of G. First experiment. Okay, next topic. Next topic is principle of superposition. Okay, so gravitational force follows superposition principle, or superposition principle is very simple. Basically, if we have a mass and it is surrounded by many masses at different distances, तो ये mass है suppose small m, and these are m1, m2, m3, m4 and so on, with distances r1, r2, r3, r4 and so on. So the each mass will attract the mass m. तो हम नेट फोर्स निकालने के लिए, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए we can sum all the masses in vector form. So the net gravitational force will come out to be जैसे पहली बॉडी के लिए वहाँ से आएगा जी एम m1 अपॉन r1 स्क्वायर r1 कैप, प्लस सेकेंड के लिए सिमिलरली जी एम m2 r2 स्क्वायर r2 कैप एंड सो ऑन. सो हमारे पास यहाँ से नेट रिजल्ट आ जाएगा वेक्टर सम करने के बाद.
So this simple technique is known as superposition principle. Next topic is gravity. Okay, gravity is a special case of gravitation. Gravitation में जो फोर्स लगता है वो किसी भी दो बॉडीज़ के बीच में डिफाइंड है, बट ग्रेविटी के लिए उनमें से एक बॉडी हमेशा अर्थ होती है. तो जब हम एक बॉडी अर्थ फिक्स कर देते हैं तो हम उसको ग्रेविटेशन को ग्रेविटी बोलते हैं. बस ये डिफरेंस है इसमें. तो कुछ फिजिक्स का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक लैंग्वेज का वर्ड का डिफरेंस है. फिर भी इसको डिफाइन करने के लिए वी कैन से ग्रेविटी इज़ द फोर्स of attraction exerted by earth towards its center on a body lying on or near the surface of earth. Full stop. Gravity is merely a special case of gravitation and is also called Earth's gravitational pull. ग्रेविटेशनल पुल. ओके, सो ग्रेविटी बस कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बीच में, दोनों सेम चीज़ें हैं. बस हमने अर्थ के लिए अगर ग्रेविटेशन को डिफाइन किया तो उसको हम ग्रेविटी बोलने लगते हैं. बस ये डिफरेंस है. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन. तो कोई भी बॉडी अगर अर्थ की सरफेस पर गिर रही है तो किस एक्सेलरेशन से गिरेगी? दैट एक्सेलरेशन इज डिफाइंड बाय द फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. और ये टॉपिक भी इस साल के सिलेबस से हटा के डिडक्टेड है, तो ये बोर्ड्स के लिए नहीं है, सिर्फ कंप्लीशन के लिए टॉपिक है. ओके, तो प्रिंसिपल इज़ वेरी सिंपल. ग्रेविटी एक फोर्स है और हर फोर्स एक फोर्स एक्सेलरेशन क्रिएट करता है. F इक्वल्स टू ma के फॉर्मूले से बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. एंड वेट का फॉर्मूला जो होता है वो mg होता है, वेट ऑफ एनी बॉडी. वेट इज़ द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स एनी ऑब्जेक्ट. तो दोनों चीज़ें ये सेम है, तो यहाँ से a जो है वो g के इक्वल आएगा एंड g इज़ दैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. सो दस वी कैन से acceleration due to gravity is defined as the force of gravity acting on unit mass. बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर मास को 1 kg कर दें, यूनिट कर दें, तो F जो है वो g के इक्वल हो जाएगा, यानी वेट जो है वो g के इक्वल हो जाएगा. और वेट क्या है? ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, तो उससे हम ये एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं. अदरवाइज वी कैन से इट इज़ द एक्सेलरेशन बाय विच एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन अर्थ. इन सिंपल वर्ड्स दिस इज द डेफिनेशन फॉर दिस. तो g एक वेक्टर क्वांटिटी है. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम स्मॉल g से शो करते हैं. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन की होती है, एंड डायमेंशन इज ऑल्सो LT-2 जो कि नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए होती है. ओके, इसका फॉर्मूला निकालते हैं. तो इसके फॉर्मूले के लिए वी कैन से अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है तो उसका जो वेट होगा जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आया होगा. तो W इज़ गिवन बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑन द बॉडी ड्यू टू अर्थ. अर्थ का मास है सपोज m, अर्थ की रेडियस है सपोज r. तो वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, और ग्रेविटेशनल पुल का फॉर्मूला होता है G m e m अपॉन r e स्क्वायर.
फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो एम से एम कैंसिल आउट, यहाँ से जी का फॉर्मूला आ गया कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। फ्रॉम हेयर वी कैन डायरेक्टली सी दैट जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी हम किसी भी मास की ऑब्जेक्ट को फॉल कराएं वो सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगी, यानी सेम टाइम में वो नीचे पहुंचेगी, ग्राउंड पे पहुंचेगी, और सेम वेलोसिटी से ग्राउंड पे पहुंचेगी। इंट्यूटिवली हमें ऐसा लगता नहीं, लेकिन ये हमें यहाँ से पता चलता है ऐसा होता है। अगर हम एयर के बॉयंसी के इफेक्ट को नेगलेक्ट कर दें तो हर चीज़ लिटरली सेम टाइम पे सरफेस पे पहुंचती है और सेम स्पीड से सरफेस पे पहुंचती है, बिकॉज इस फॉर्मूले में हम क्लियरली देख सकते हैं। और बाय द वे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का मास है उसका टर्म नहीं आ रहा, दैट मीन्स उसकी जो एक्सेलरेशन है उसके मास पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन ऑन दिस। assuming, or by the way, the average value of gravitational acceleration on the surface of earth is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें याद रखनी है। assuming the earth to be uniform sphere of radius 6,400 kilometers and density 5.5 gram per centimeter cube, find the value of g on its surface. Capital G is 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ओके, मैं जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डेंसिटी के टर्म में। ठीक है, तो हमें मास जी का फॉर्मूला है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। आर ई हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन हमें, और कैपिटल जी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन हमें मास ऑफ अर्थ नहीं पता। तो मास ऑफ अर्थ के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं डेंसिटी ऑफ अर्थ इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमें क्वेश्चन में दिया 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट करेंगे हम 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को एम के यूनिट में, तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई होता है, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। और वॉल्यूम, बिकॉज वी हैव कंसीडर अर्थ टू बी अ यूनिफॉर्म स्फीयर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर ई क्यूब। तो ये वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ अर्थ इज 5.5 10 टू द पावर 3 4/3 पाई आर ई क्यूब डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। स्क्वायर से क्यूब कैंसिल आउट, ये हो गया 6.67 इंटू 5.5 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर ई की वैल्यू 6,400 किलोमीटर्स, तो 1000 का मल्टीप्लाई होगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, एंड पावर यहाँ पे बचा हमारे पास -8। इसको सॉल्व करके हमारे पास लगभग आंसर आएगा 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन small g in terms of density of earth so assuming the earth has a uniform density which is rho, तो हम फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं ऐसे जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में जो किया था वैसे ही, एम ई इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम इज़ 4/3 पाई आर ई क्यूब, ये और ऑब्वियसली सरफेस के लिए है। सो यहाँ से वी विल गेट कैपिटल जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। स्क्वायर से क्यूब कैंसिल आउट, स्मॉल जी इक्वल्स टू आ गया 4/3 जी पाई रो आर ई। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डेंसिटी के टर्म में फॉर्मूला है। यहाँ से क्लियरली वी कैन सी दैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली ऑन डेंसिटी। अगर आर ई की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर रेडियस ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, बाय द वे डेंसिटी ऑफ अर्थ इज ऑल, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3 टाइम्स, यानी 5.5 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ वाटर के बराबर होती है। यानी रिलेटिव डेंसिटी जो है, रिलेटिव डेंसिटी
और स्पेसिफिक ग्रेविटी अर्थ की इज़ 5.5। ये अभी टॉपिक आया नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी अभी किसी चैप्टर में, आगे चैप्टर में आएगा। इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि रिलेटिव टू वाटर किसी चीज़ की डेंसिटी क्या है। तो रिलेटिव टू वाटर डेंसिटी अर्थ की 5.5 है, बिकॉज अर्थ की वाटर की डेंसिटी, सॉरी, रिलेटिव डेंसिटी और या स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है वाटर की रेस्पेक्ट में किसी भी चीज़ की डेंसिटी क्या है, और वाटर की डेंसिटी भी हम जानते हैं 10⁻³ होता है, तो उसके रेस्पेक्ट में इसकी डेंसिटी है 5.5। इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी का बेसिकली डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ओके, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हमने 9.8 निकाल ली है वो काफ़ी स्पेसिफिक सिनेरियोज़ के लिए निकाली हमने, और वो एवरेज वैल्यू है। काफ़ी फैक्टर्स हैं जो उस वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम एक्चुअल में वैल्यू मेज़र करें डिफरेंट लोकेशंस पे जाके अर्थ पर, तो हमें एग्जैक्ट 9.8 वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी, और वो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से चेंज होती रहती हैं। तो उनमें से 5 मेजर फैक्टर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। फर्स्ट फैक्टर इज़ इफ़ेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, यानी हाइट। तो हाइट की वजह से क्या चेंज आता है ग्रेविटी में, वो हमें देखना है। ओके, फॉर दिस सपोज दिस इज अर्थ एंड वी आर एट दिस हाइट। दिस हाइट इज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ h, एंड दिस इज द सेंटर, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q सपोज। ओके, तो हमें P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालनी है, Q पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पता है, वो G है। सो Q पॉइंट इज ऑन सरफेस where gravitational acceleration is g equals to gme divided by re squared, equation number 1, and the apparent gravitational acceleration at height h from the surface point P is g dash equals to, अब फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, कैपिटल जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ सकता। पी पॉइंट के नीचे जो सर्कल बन रहा है उस या स्फीयर बन रहा है उसका मास अभी भी ME है, मास में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन डिस्टेंस चेंज हो गई है। डिस्टेंस पी पॉइंट की सेंटर से अब हो गई है RE प्लस एच, तो ये हो गया RE प्लस एच होल स्क्वायर्ड। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं इसे, डिवाइड करते हैं इसका, जी डैश डिवाइड बाई जी इक्वल्स टू GME अपॉन RE प्लस एच होल स्क्वायर्ड डिवाइड बाई GME डिवाइड बाई RE स्क्वायर्ड। तो ये हो गया 1 अपॉन RE प्लस एच अपॉन RE होल स्क्वायर्ड, हैंस जी डैश इक्वल्स टू G डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच अपॉन RE होल स्क्वायर्ड। तो ये फॉर्मूला है एपरेंट ग्रेविटी का फॉर हाइट h। एट हाइट h। ओके, तो h की वैल्यू हमें जो दी होगी वो यहाँ पे प्लेस करके हम यहाँ से जी डैश निकाल सकते हैं क्या आना चाहिए। इसका एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस इफ़ h इज़ वेरी लेस देन RE। तो जो हाइट है जिस पर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, अगर वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी है, जैसे एग्जांपल के लिए रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर्स, और अगर हम हाइट लेते हैं 0.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर इसके आसपास, तो वो 6400 किलोमीटर से काफ़ी कम होगा। तो उस केस में हम ये कंडीशन लगा सकते हैं। इस केस में थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगी इक्वेशन। कैसे, ये देखो, जी डैश इक्वल्स टू G अपॉन 1 प्लस एच अपॉन RE, ये हमारा जनरल फॉर्मूला था। यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन बाय विच वी नो दैट 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज समवॉट इक्वल्स टू 1 प्लस nx इफ x इज़ वेरी लेस देन 1।
Now since h is very very less than Re, that means h upon Re is very very less than 1. Hence we can say 1 plus h upon Re power n should be equals to 1 plus n h upon Re. ओके इसके लिए फिर हम यहाँ पे इस फैक्टर को ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2h अपॉन Re. ओके तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, एपरेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का. लेकिन याद रखना कॉमन मिस्टेक ये होती है इसमें, कब ये फॉर्मूला लगाना है याद रखना, ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगेगा जब हाइट की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है. अगर हाइट की वैल्यू नॉर्मल है जैसे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, ऐसी कोई हाइट है, कंपेरेबल हाइट है, तो हम सिर्फ फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज हमारा आंसर गलत आएगा. ओके लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन ऑन दिस. एट व्हाट हाइट द apparent gravity would be g by 4, where g is the gravitational acceleration at surface of earth. ओके फॉर्मूला लगाते हैं, g डैश इक्वल्स टू जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच अपॉन Re होल स्क्वायर्ड. अब देखो यहाँ पे क्यों किया हमने ऐसा, 1/4 फैक्टर हो रहा है, यानी 3/4 कम हो गई ग्रेविटी, यानी 75% डिक्रीज़ हुआ. 75% इज़ क्वाइट लार्ज, तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है. तो हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ये छोटे चेंजेस के लिए है, ये कम हाइट के लिए है. कम हाइट का मतलब कम चेंज, तो हमारा चेंज ज़्यादा है इसलिए हम मेन फॉर्मूला लगाएंगे. तो जी डैश की वैल्यू यहाँ पे g/4, ये g/1 प्लस एच अपॉन Re होल स्क्वायर्ड. इससे कैंसिल आउट, अंडर रूट ले लेंगे तो 2 इक्वल्स टू 1 प्लस एच अपॉन Re आ जाएगा. यहाँ से सॉल्व करके h इक्वल्स टू Re आ जाएगा, यानी 6400 किलोमीटर्स. तो अगर हम सरफेस से 6400 किलोमीटर्स ऊपर जाएँ, यानी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ऊपर जाएँ, तो वहाँ पर हमें 1/4 ग्रेविटी फील होगी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मच above the surface of earth how much above the surface of earth does the acceleration due to gravity reduces by 64% of the value on surface. ओके तो 64% रिड्यूस हो रहा है. 64% इज़ क्वाइट लार्ज चेंज. तो हमें यहाँ पे फिर से जनरल फॉर्मूला लगाना होगा, विच इज़ जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन Re होल स्क्वायर्ड. अदर देन दैट इट इज़ सेड दैट ग्रेविटी रिड्यूसेस बाय 64%. तो 64% रिड्यूस कर गई है, यानी जो ग्रेविटी बची है वो 100 माइनस 64% बची है, यानी जी डैश इज इक्वल्स टू 36% जी, यानी 36 अपॉन 100 जी. इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं, 36 अपॉन 100 जी इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन Re होल स्क्वायर्ड. जी से जी कैंसिल आउट, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 6 अपॉन 0 आएगा, 1 प्लस एच अपॉन Re. ओके तो 1 प्लस एच अपॉन Re इक्वल्स टू 10/6, यानी 5/3. Hence h upon Re equals to 5/3 minus 1, that means 2/3. Hence h equals to 2/3 into Re, and Re is 6400 kilometers. So ये हो जाएगा 4266 किलोमीटर्स के आसपास. इस हाइट पर ये ग्रेविटी निकल के आएगी. ओके नेक्स्ट, ये हमने फर्स्ट चेंज देख लिया, ये हाइट की वजह से था. नाउ सेकंड इज इफेक्ट ऑफ डेप्थ. अगर हम सरफेस के नीचे जाएं, डेप्थ पर जाएं, तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या चेंज आएगा, दैट वी हैव टू सी. ओके एक चीज़ याद रखना, हाइट पे जाएंगे तब भी ग्रेविटी कम होती है और डेप्थ हो जाएंगे तब भी ग्रेविटी कम होती है. सपोज हम इस डेप्थ पर हैं, यहाँ पे पी पॉइंट पर हैं, और ये सरफेस का पॉइंट है क्यू पॉइंट सरफेस पे है, तो वहाँ पे ग्रेविटी जी होगी.
एक इसका सिंपल टेक्निक है, हमेशा ये याद रखा करो कि आप किसी स्फेरिकल बॉडी के लिए ग्रेविटी निकाल रहे हो तो हमेशा ये चेक करो कि आप जिस पॉइंट पर हो उससे नीचे की तरफ एक यूनिफॉर्म स्फीयर बनाओ। उस यूनिफॉर्म स्फीयर का जो मास है, सिर्फ उस मास की वजह से आपको ग्रेविटी फील होगी। तो हम ये स्फीयर लेंगे, तो ये डॉटेड रेड कलर का जो स्फीयर है, सिर्फ यही वाला स्फीयर हमें ग्रेविटी प्रोवाइड कराएगा। ये सेंटर ऑफ अर्थ है, तो सेंटर ऑफ अर्थ से टोटल तो रेडियस हो गए आर ई, और ये डेप्थ है सपोज डी, तो यहाँ पर ये इसकी जो रेडियस होगी आर ई माइनस डी हो जाएगी। नाउ सिंस वी डू नॉट नो द मास ऑफ दिस डॉटेड पोर्शन, डॉटेड स्फीयर, वी कैन अज्यूम द डेंसिटी इज़ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म डेंसिटी है अर्थ की, ये हम अज्यूम करके चल सकते हैं। और डेंसिटी के लिए हमने ग्रेविटेशन का फॉर्मूला निकाला था, ये आया था 4/3 जी पाई रो आर। अगर इसे हम सरफेस के लिए लिखेंगे तो ये बन जाएगा ऑन क्यू पॉइंट सरफेस ऑफ अर्थ। और इसे अगर हम पी पॉइंट के लिए लगाएंगे तो वो जी डैश हो जाएगा 4/3 जी पाई रो, और आर की जगह आ जाएगा आर ई माइनस डी, इक्वेशन नंबर 2 ऑन पी पॉइंट। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइड बाई 1, तो जी डैश डिवाइड बाई जी 4/3 जी पाई रो आर ई माइनस डी डिवाइडेड बाय 4/3 जी पाई रो आर ई। एवरीथिंग इज कैंसल आउट, ये आ गया 1 माइनस डी अपॉन आर ई, हैंस जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो ये फॉर्मूला है डेप्थ के लिए। ओके, नाउ स्पेशल इसमें एक केस, अगर हम सेंटर के लिए इस फॉर्मूले को लगाएं सेंटर ऑफ अर्थ के लिए, तो क्या आंसर आएगा? सेंटर ऑफ अर्थ के लिए डी इक्वल्स टू आर ई होगा, यानी जी डैश इक्वल्स टू 0 आएगा। यानी सेंटर ऑफ अर्थ पर या सेंटर ऑफ किसी भी प्लैनेट पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है यानी ग्रेविटी होती है, इट इज़ 0 एट सेंटर ऑफ एनी प्लैनेट और अदर बॉडी। gravity due to itself is 0. ओके, नेक्स्ट, ये दोनों जो हमने केसेस लिए यहाँ पे, हाइट का केस और डेप्थ का केस, इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, और एनी अदर प्लैनेट, तो ग्राफ सेम बनेगा और इस टाइप का कुछ होगा। सपोज दिस इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्सिस, दिस इज़ आर। तो ये पॉइंट जो है ऑरिजिन पॉइंट, ये सेंटर शो करेगा, यहाँ पे आर की वैल्यू 0 है यानी सेंटर है। और इसके बाद जैसे हम सेंटर से ऊपर की तरफ आएंगे, ग्रेविटी की वैल्यू जो है वापस से इंक्रीज़ करने लगेगी। अब पॉइंट ये आता है कि वो लीनियरली इंक्रीज़ करेगी या नॉन लीनियरली इंक्रीज़ करेगी। तो क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रिलेशन बन रहा है ये विदाउट पावर वाला रिलेशन है, पावर 1 है दोनों साइड, तो यहाँ पे लीनियर रिलेशन है ये इसका मीनिंग। तो स्ट्रेट लाइन में ग्रेविटी इंक्रीज़ करेगी और इट विल इंक्रीज अप टू द सरफेस अंटिल वी रीच द सरफेस। तो यहाँ पर ये सरफेस ऑफ अर्थ आर ही आ जाएगा, और इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, इट इज़ 9.8 फॉर अर्थ। एंड आफ्टर दिस जैसे हाइट इंक्रीज़ करेगी तो उसके बाद हाइट का फॉर्मूला लगेगा, और हाइट के फॉर्मूले में हमारे पास ये इन्वर्स रिलेशन आ रहा था। इन्वर्स रिलेशन में हाइपोबोलिक ग्राफ बनता है, तो इस पॉइंट के बाद जो ग्राफ है वो हाइपोबोलिक हो जाएगा। तो ये ग्राफ ड्रॉ होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ के बीच में। ओके, तो ये दो वेरिएशन हो गए, एक हाइट के साथ और एक डेप्थ के साथ। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं डेप्थ के लिए। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द weight of the body when taken to a depth of 32 kilometers below
द सरफेस ऑफ अर्थ, surface of earth, radius of earth is 6400 kilometers. Okay, let's try this. तो g डैश इक्वल्स टू डेप्थ के लिए फॉर्मूला है g 1 माइनस डी अपॉन आर ई एंड इसके हाँ हमें हाइट वेट सॉरी डेप्थ दी है 32 किलोमीटर्स और g की वैल्यू 9.8. वैसे उसकी वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें परसेंटेज चेंज निकालना है तो जी की जगह जी रहने देते हैं. 1 माइनस 32 अपॉन 6400 किलोमीटर्स. सो ये हो गया 200 यानी जी 199 अपॉन 200 जी डैश की वैल्यू 200 माइनस. ओके, नाउ हमें निकालना है वेट में परसेंटेज चेंज. तो वेट में परसेंटेज चेंज होगा W माइनस डब्ल्यू डैश डिवाइडेड बाय W इंटू 100. W का मतलब mg, W डैश का मतलब mg डैश डिवाइड बाय mg इंटू 100. m यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल आउट, तो ये हो गया g, ये g 199 अपॉन 200 डिवाइडेड बाय g इंटू 100. तो g भी कॉमन लेके कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा 1 अपॉन 200 इंटू 100, दैट मीन्स 0.5%. तो ये चेंज आएगा 32 किलोमीटर की डेप्थ पर. 0.5% वेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वॉट हाइट द apparent gravity will be same as gravity at depth d from the surface of earth, of course. ओके, तो g डैश का फॉर्मूला होता है डेप्थ के लिए g माइनस 1 माइनस जी ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर ई, इक्वेशन नंबर 1. और हाइट के लिए फॉर्मूला होता है स्मॉल हाइट के लिए g 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, इक्वेशन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट apparent gravity for both case is same, hence 1 is equals to 2. तो ये हो जाएगा g 1 माइनस डी अपॉन आर ई इक्वल्स टू g 1 माइनस 2h अपॉन आर ई. g से g कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, आर ई से आर ई कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, हैंस आ गया डी इक्वल्स टू 2 इंटू एच, यानी h इक्वल्स टू d/2. तो अगर हम सपोज हमसे बोला जाता है कि 10 किलोमीटर डेप्थ पर जो ग्रेविटी है वो कितनी हाइट पर होगी, वो अगर हम हाइट पे जाएंगे तो कब सेम मिलेगी. तो अगर हमें 10 किलोमीटर डेप्थ पर जी ग्रेविटी एक्स ग्रेविटी मिल रही है तो वही सेम ग्रेविटी हमें 5 किलोमीटर हाइट पे मिलेगी. ओके, तो ये हमें यहाँ से ये रिलेशन शो कर रहा है.